हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था हम लोगों ने, है ना। और उसमें हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स देखा था कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट्स को हम ओपन करते हैं, है ना। तो उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से 1x1 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम बनाते हैं, है ना। 2x2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाते हैं, और किस तरीके से हम लोग 3x3 के मैट्रिक्स को भी हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये सब तीन टाइप का हम लोग देखे थे, और बेसिकली आपको इसी तीन टाइप के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपको पूछा जाएगा कि इस टाइप के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। एक हम लोग इसके आगे का भी हम लोग देख लेते हैं, है ना, कि अगर आपके पास 4x4 का मैट्रिक्स हो तो उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जनरली इस टाइप के हायर ऑर्डर का जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट होता है वो चीज़ आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है ना। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए बस इस टाइप के क्वेश्चंस अभी नहीं पूछे जाते हैं, तो उस वाले क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अभी कुछ लोगों का ये मैट्रिक्स में कुछ डाउट्स था, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। तो देखो, मैट्रिक्स में आपके पास एक्सरसाइज 3.2 का, एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स में क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं एक बार। तो 19 में ये बोल रहा है कि अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000। तो एक ट्रस्ट के पास 30,000 का फंड है, ठीक है। और ये इसको इस तरीके से डिवाइड करें। इसके पास दो टाइप के बॉन्ड है। एक बॉन्ड में इसको कितना दे रहा है, 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और दूसरे टाइप के बॉन्ड में इसको 7% का बॉन्ड मिल रहा है, 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और सिंपली ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, P इंटू R इंटू टी बाई 100, याद होगा। P क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, ये क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T क्या होता है, टाइम। तो इस तरीके से आपने 10th में या लोअर क्लासेस में ये चीजें फॉर्मूला सीखा होगा। बस इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे मैट्रिक्स में किस तरीके से यूज करेंगे उस चीज को यहाँ पे दिखा रहा है। और ये बोल रहा है कि उसको टोटल जो है इंटरेस्ट मिलना चाहिए, है ना। टोटल इंटरेस्ट जो उसका फर्स्ट पार्ट जो इसका वो 1800 का है, ठीक है। और दूसरे पार्ट में वो 2200 का, 2000 का उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन दिया हो। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो, सिंपल इसने बोल रहा है कि इसको हमें किस तरीके से डिवाइड करना है कि इसको टोटल इतना मिले, है ना। ये इस दोनों बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, जिसमें एक में 7% का उसको इंटरेस्ट मिलेगा, एक में 5% का मिलेगा, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसका जो 5% में वो इन्वेस्ट करने वाला है, उस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट x है, ठीक है। हमें नहीं पता कितना है, तो x मान लिया। तो अगर टोटल 30,000 है और 5% में वो x कर रहा है, तो 7% में कितना करेगा, 30,000 माइनस x, है ना। तो ये इस तरीके से करेगा। अब देखो कि आप फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हो, कि जब अगर इंटरेस्ट की बात करो, ये सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। यहाँ पे हमें रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमने ये x मान लिया, तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। इसी प्रिंसिपल अमाउंट पे, यानी ये 30,000 का कितना पार्ट 5% में करेगा और रिमेनिंग पार्ट वो 7% में करेगा, टोटल उसे कितना मिलना चाहिए, 1800 का मिलना चाहिए, है ना। तो देखो, आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला किस तरीके से लगाओगे। अगर इस वाले पार्ट से कैलकुलेट करना होगा तो आपको x इंटू आर कितना है, 5, है ना, ये हमारा r हो गया दोनों के लिए, ठीक है। और टाइम हमें 1 ईयर दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय 100। तो पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट आपका इतना कैलकुलेट होगा, है ना। दूसरे वाले का इसका जब कैलकुलेट करोगे, है ना, दूसरे वाले का कैलकुलेट कितना होगा, 30,000 माइनस x इंटू 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, है ना।
और ये दूसरे वाले का, और दोनों को ऐड करने पे हमें कितना मिलना चाहिए, 1800 मिलना चाहिए, ठीक ना। तो अब देखो इसको मैट्रिक्स के टर्म में कैसे करेंगे, हमें ये पता है कि अगर आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होना चाहिए कि आपका ये वाला पार्ट जो है सम होके मिले आपको, है कि नहीं। तो हमारे पास एम ये है कि इन दोनों का सम होके हमें यहां पे लिखना है। राइट हैंड साइड में हमें कितना मिलना चाहिए, राइट हैंड साइड में हमें टोटल 1800 मिलना चाहिए, है ना। और ये मैट्रिक्स कितने का, अगर मैं इसको मैट्रिक्स के टर्म में लिखूं तो इस तरफ एक ही एलिमेंट है ना, एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए 1800, तो इसको मैं 1 क्रॉस 1 का लिखूंगा। अब हमें राइट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स इस तरीके से बनाना है कि जिसका प्रोडक्ट हमें कितना मिले, इस टाइप से मिले, है ना। तो आप सोचो कि इस तरफ का मैट्रिक्स आप किस तरीके से चूज करोगे, ठीक है। तो सोचो कि आपके पास एक मैट्रिक्स तो बनेगा, इस अमाउंट का मैट्रिक्स बनेगा, है ना, और जिसको हम इस इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो देखो इस x को आप किस तरीके, इस दोनों अमाउंट को आप मैट्रिक्स में, क्योंकि दो ही अमाउंट है तो आपके दो ही अमाउंट है हमारे पास, इसको आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, या तो आप इसको ऐसे लिखोगे, है ना, यानी या तो आप 1 क्रॉस 2 का लिखोगे या 2 क्रॉस 1 का लिखोगे, दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर आप ये लिखते हो तो ये देखो मैंने कितना लिखा, 30,001, है ना। तो या तो आप ये देखो 1 क्रॉस 2 का मैंने लिखा, क्लियर है, और दूसरा आप इस तरीके से लिख सकते हो 2 क्रॉस 1 का, तो x को मैं ऊपर लिख सकता हूं और 30,000 माइनस x को मैं नीचे लिख सकता हूं, तो ये मेरा 2 क्रॉस 1 हो गया। अब मुझे कौन सा मैट्रिक्स लेना है वो भी हमें सोचना है। दूसरा एक मैट्रिक्स बनेगा किसका, इंटरेस्ट रेट का, है ना, और इंटरेस्ट रेट में भी हमारे पास दो ही एलिमेंट है, तो यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, या तो आप 5 और 7, और इंटरेस्ट है तो यहां पे मैं 5/100 कर दूंगा और 7/100 कर दूंगा। तो या तो आप इस तरीके से 1 क्रॉस 2 का बनाओगे, या नहीं तो 7/100 इस तरीके से आप 2 क्रॉस 1 का बनाओगे, है ना। यही चार पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखो कोई सा भी आप चूज कर लो, मान लो मैं पहले ये चूज करता हूं, ठीक है। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही करना है, तो हमें सोचना है कि हम किस तरीके से लिखें कि हमें ये मिलना चाहिए, और फाइनल रिजल्ट हमारा कितना होना चाहिए, 1 क्रॉस 1 का। तो देखो अगर मैं इसको लेता हूं और इसको लेता हूं, है ना, इस तरीके से लेता हूं, तो क्या इन दोनों में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इन दोनों में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्लियर हो रहा है ना। उसी तरीके से अगर आप इसको चूज करते हो और इसको चूज करते हो तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं, यानी जो आपके पास चार पॉसिबिलिटी थी, चार में से दो पॉसिबिलिटी तो हट गया, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब या तो मैं इसका इसके साथ ले सकता हूं, या फिर इसका मैं इसके साथ ले सकता हूं, यही दो पॉसिबिलिटी है। अब देखो मैं इस वाले का इसके साथ लेके दिखा रहा हूं आपको, है ना। तो अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि 2 क्रॉस 1 का है, और देखो इसका कॉलम और इसका रो सेम है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, ठीक है, एक फॉर द टाइम बिंग आप मान लो कि मैंने इस तरीके से लिखा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप लिखोगे तो देखो ये 2 क्रॉस 1 का है और ये 1 क्रॉस 2 का है, ठीक है। तो फाइनल जो रिजल्टेंट मिलेगा वो आपको कितने का मिलेगा, 2 क्रॉस 2 का मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन जो हमें राइट हैंड में चाहिए वो देखो कितने का है, हमें सिर्फ 1 क्रॉस 1 का ही चाहिए, है ना, क्योंकि आप 1 क्रॉस राइट हैंड साइड में आपके पास एक ही एलिमेंट है, 1800 हमें टोटल इंटरेस्ट चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 क्रॉस 2 का मिलेगा, तो क्या आप कभी कंपेयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं होगा, हम यहां पे नहीं लिख पाएंगे। तो सिर्फ कौन सी पॉसिबिलिटी बचती है कि आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तभी आपके पास ये मिलेगा, है ना। और देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और ये 2 सेम है, तो रिजल्टेंट आपका 1 क्रॉस 1 का मिलेगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है ना। तो इसीलिए हम इसे यहां पे सॉरी ठीक है। तो यहां पे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे सिर्फ यही मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, है ना। यही दो टाइप के मैट्रिक्स को आप लेके यहां पे
लिख सकते हो और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती ही नहीं है ना। तो जब हम इसको यहां पे लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे पहले मुझे ये वाला मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा इस तरीके से, है ना, 30,000 माइनस एक्स, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, 5/100 डिवाइडेड बाय 7/100, है ना। और ये 1x2 का हो गया, ये 2x1 का हो गया। और अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है और इक्वल भी हो सकता है ना। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इस दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो अब आपको समझ में आया कि मैंने क्यों इस तरीके से मल्टीप्लाई किया, है ना, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो चीज डिराइव करने के लिए सिर्फ यही टाइप से आप मैट्रिक्स लिख सकते हो, है ना। तो यहां पे यही चीजें बताई गई है कि अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है तो किस टाइप का मैट्रिक्स आप सोच पाओगे, है ना। तो इस क्वेश्चन का एम यही था कि आप कम से कम एटलीस्ट लिखना सीखो कि इस टाइप से हम कैसे लिख सकते हैं ना। और सेम टाइप का इसी का सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में भी हम सेम टाइप का मैट्रिक्स लेंगे, है ना। बस आपको राइट हैंड साइड में 1800 के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 2000 लिखना पड़ेगा, है ना। 1800 के जगह पे 2000 लिखना पड़ेगा, देखो। और इसको कंप्लीट करके आप यहां से दोनों तरीके से दोनों में आप x कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना। तो दोनों क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो 19 नंबर क्लियर है कि क्यों मैंने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया, है ना। तो थोड़ा सा आप रफ में कैलकुलेट करके देख लो कि कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम यहां पे लगा सकते हैं। जितने भी पॉसिबिलिटी है सारे पॉसिबिलिटी आप लिख लो और देखो कि कैसे हम इस चीज को यहां पे अप्लाई करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक शॉपकीपर जो है जिसके पास स्कूल के लिए कुछ बुक्स हैं उसके पास, है ना। तो बुक्स कौन कौन से हैं, देखो बुक्स उसके पास केमिस्ट्री का है, ठीक है, इसके पास फिजिक्स के बुक्स हैं, है ना, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है और इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। केमिस्ट्री के उसके पास कितने बुक्स हैं, 10 डजन दिया हुआ है तो हमें, और जो प्राइस दिया हुआ है वो एक बुक का है, तो 10 डजन में कितने हो गए, 120, है ना। तो डायरेक्टली मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, एक डजन में 12 होता है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा केमिस्ट्री फिजिक्स का उसके पास 8 है ना, तो कितना होगा 12 इंटू 8, यहां पे मैं क्या लिख देता हूं 12 इंटू 10, और केमिस्ट्री में भी सॉरी इकोनॉमिक्स में भी 12 इंटू 10। और यहां पे प्राइस का लिस्ट है उसके पास, प्राइस है केमिस्ट्री का, उसका पास जो प्राइस है वो केमिस्ट्री का प्राइस उसके पास 80 रुपीज का है, 80 रुपीज पर बुक, है ना, इसलिए मैंने यहां पे इसको बुक में कन्वर्ट किया है। फिजिक्स का है और इकोनॉमिक्स का है। केमिस्ट्री का उसके पास जो प्राइस है वो 60 का है ना, और इसके पास ये 40 का है। और ये बोल रहा है कि अब ये बताओ कि उसने कितना टोटल अमाउंट कितना उसने एक्सपेंड किया होगा, है ना, टोटल अमाउंट एक्सपेंड। अब मान लो कि आप मार्केट में खरीदने जाते हो, इतना बुक्स आप खरीदोगे इस रेट के हिसाब से, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे टोटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे होगा, एक बुक का प्राइस हमें 80 दिया हुआ है केमिस्ट्री का, तो हमने कितने बुक खरीदे हैं 120, तो इसको मैं 80 इंटू 120 करूंगा, प्लस 60 इंटू, है ना, 12 इंटू 8 करूंगा, ये 12 इंटू 8 है ना, प्लस 40 इंटू 120 फिर से, है ना, तो ये कितना हो गया 96 हो गया। क्लियर है। तो आप टोटल प्राइस जब कैलकुलेट करोगे तो इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे, है ना। अब फिर से हमें यही देखना है कि इसको हम मैट्रिक्स के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो राइट हैंड साइड में जब इसको ऐड करोगे तो कोई एक ही नंबर मिलेगा आपको, है ना, सब ऐड करने पे एक नंबर मिलेगा, यानी राइट हैंड साइड में हमारे पास फिर से कितना आने वाला है 1x1 का मैट्रिक्स आने वाला है, ठीक है। तो फिर से हमें वैसे ही सोचना है कि आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में बुक्स और प्राइस का मैट्रिक्स किस तरीके से बनाओगे कि आपके पास 1x1 का मैट्रिक्स जनरेट हो, है ना। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है, सेम उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइस बुक्स के नंबर्स को इस तरीके से लिखना होगा, है ना। ये मैंने किस तरीके से लिखा 1x3 का लिखा, और यहां पे प्राइस का हमें 3x1 का एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा ताकि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर 1x1 का हमें फाइनल आंसर दे दे, है ना। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 80
60 और 40 कॉरस्पॉन्डिंग, केमिस्ट्री का फर्स्ट में, फिजिक्स का सेकंड में और इकोनॉमिक्स का थर्ड में, ठीक है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ये आपको अब आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, है ना। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें किस टर्म में सोचना है ये भी आपको थोड़ा बहुत अब आइडिया लग रहा होगा कि कैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि क्वेश्चन को हमें कैसे प्रोसीड करना है और कैसे हम इन सारे क्वेश्चन में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 3.2 का हो गया कि 3.2 का कुछ 2 क्वेश्चन में डाउट था। इसके बाद मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन में डाउट है। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 10th पे आते हैं। 10th भी सेम टाइप का, ठीक है। अब आप ट्राई करोगे तो आपके पास आ जाएगा। देखो, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कर रहा है XYZ और उसको सेल कर रहा है 2 मार्केट में, ठीक है। इफ यूनिट प्राइस ऑफ X, Y एंड Z ऑब्जेक्ट आर गिवन है, ठीक है। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। क्लियर है। तो देखो 2 मार्केट्स में ये इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को वो सेल कर रहा है, ठीक है। और हर एक जो XY प्रोडक्ट है उसके पास, उन सारे प्रोडक्ट्स का उसके पास क्या है, XY प्रोडक्ट्स का उसके पास क्वांटिटी आपको दिया हुआ है, ठीक ना। तो हर एक मार्केट प्लेस में उसके पास कितना होगा। जैसे देखो, अगर आप फर्स्ट मार्केट प्लेस की बात करो, ठीक है, मैं यहां पे थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे, ठीक है। जो आपको फिगर दिया हुआ है उसमें आप देखोगे कि यहां पे आपके पास देखो मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 10, तो आपके पास यहां पे मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस फर्स्ट एंड सेकंड, और यहां पे वो प्रोडक्ट बेच कर रहा है। कौन कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है, XYZ का, ठीक है। तो यहां पे देखो XYZ का ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है ये XYZ का ही है। फर्स्ट में 10,000 है, सेकंड में 2,000 है ना, Y का 2,000 और Z का 18,000 वो बेच रहा है, ठीक है। और इसका सेकंड मार्केट में वो X का 6,000 बेच रहा है, इसका 20,000 बेच रहा है और इसका 8,000 बेच रहा है, ठीक है ना। तो ये इसके पास प्राइस है। और XYZ का इंडिविजुअल प्राइस उसने हमें दे रखा है, कितना है, 2.5। इस X का प्राइस है 2.5 पर अमाउंट, है ना। इसका 1.5 है और इसका 1 रुपीज है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको मार्केट 1 में आपको कैलकुलेट करना है तो मार्केट 1 में आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो मार्केट 1 में कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस 10,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 18,000 को, है ना, 18,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल आपका मार्केट 1 में कितना होगा वो आपको आ जाएगा, है ना। वैसे ही मार्केट 2 में भी करोगे तो देखो, मार्केट 1 में जब करोगे तो आपके पास एक प्राइस आएगा, मार्केट 2 में कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 2 प्राइस आएगा, है ना। तो यानी राइट हैंड साइड में आपके पास इस टाइप से 2 प्राइस मिलने वाले हैं, है ना। तो यहां पे ऑर्डर कितना होगा, 2 × 1 का होगा, ठीक है। तो अब हमें यहां पे इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन हमें 2 × 1 में मिल जाए, तो हम इसको यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और 2 × 1 मिलने के लिए इस वाले का देखो, ये वाला तो हमें ऑलरेडी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कितने का, 2 × 3 का, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं डायरेक्टली 2 × 3 का एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं। तो ये 10,000, 2,000, 18,000, है ना, 6,000, 20,000 और 8,000, ठीक है। और यहां पे मैं प्राइस लिख रहा हूं ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। ऊपर से नीचे की तरफ पहला प्राइस कितना है, 2.5, 1.5 और 1, है ना। तो यहां पे जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो कितने का है, 2 × 3 का है, और यहां जो मैट्रिक्स हमारे पास 1 × 3 का है। देखो ये दोनों सेम है, तो यानी हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला वाले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहां पे फिल करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट मार्केट का प्राइस हो जाएगा। और दूसरे वाले को फिर से इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आपके पास सेकंड वाले का मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको यहां पे मैट्रिक्स बना के सॉल्व करना है, कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बस मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करना है वो आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा बस वही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। और क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। बस उसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखना होता है, ठीक है। इसी में
क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए देखो क्वेश्चन नंबर 15 में एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, जिसमें हमें रिलेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू ए का, ठीक है। और हमसे पूछा है कि आई प्लस ए, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a की वैल्यू कितनी होगी, ठीक ना। तो अब देखो यहां पे i प्लस ए का होल क्यूब लगा हुआ है, तो यहां पे मैं डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब वाला, है ना। a प्लस बी का एक फॉर्मूला मैं यहां पे यूज कर सकता हूं। क्यों यूज कर सकता हूं? क्योंकि ये अपने आप में एक एलिमेंट को शो कर रहा है ना। वैसे ही ये भी अपने आप में एक एलिमेंट को शो कर रहा है, जबकि उसके अंडर में बहुत सारे एलिमेंट है ना। लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करोगे, है ना। मैट्रिक्स में अगर आपके पास इस तरीके से लिखा है, तो आप जो आपके पास आइडेंटिटीज अवेलेबल हैं, वो सारे आइडेंटिटीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, है ना, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, याद होगा। तो बस a की जगह पे i और b की जगह पे कैपिटल A पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, i क्यूब प्लस 3i स्क्वायर a प्लस 3a स्क्वायर और प्लस बी क्यूब और माइनस 7a पहले से था, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो i क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, आपको i मैट्रिक्स के बारे में पता है कि i मैट्रिक्स को अगर आप i से ही मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो आपको i ही मिलता है। i को आप कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपको कितना मिलेगा, i ही मिलेगा, ठीक है। तो आप ये क्रॉस चेक करके देख लेना। तो यहां से i क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i हो जाएगी, ठीक है। देखो i स्क्वायर फिर से कितना दे देगा, i दे देगा, और ये 3 हो गया, प्लस 3i और a स्क्वायर की वैल्यू देखो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, a स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो यहां पे मैं a भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये प्लस a क्यूब हो गया और ये माइनस 7a हो गया, समझ में आ रहा है। देखो किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, सेम वही मैट्रिक्स मिलता है। तो देखो मैं i, यहां से मैं i को हटा सकता हूं क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे हमें सेम मिलने वाला है। यहां से भी मैं सेम लिख सकता हूं, और यहां से देखो a क्यूब को मैं क्या लिखूंगा, a क्यूब को मैं a स्क्वायर इंटू a भी लिख सकता हूं, समझ में आ रहा है क्या। a क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर इंटू a लिख सकता हूं, और a स्क्वायर की वैल्यू फिर से कितनी है ना, a स्क्वायर की वैल्यू फिर से कितनी है, a स्क्वायर की वैल्यू फिर से a के इक्वल दिया हुआ है, तो इसको मैं फिर से a लिख पाऊंगा, है ना। और a इंटू a फिर से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू फिर से कितनी है, a है। यानी इस पूरे क्वांटिटी को आप a से रिप्लेस कर सकते हो। ये दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया, 6a प्लस i माइनस 7a। देखो ये सारा टर्म कैंसिल हो गया, क्या बचा, i। क्लियर है। तो इस तरीके से आप i भी कैलकुलेट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें अगर आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से लिख के देता है तो आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल आप फॉर्मूला यूज करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3.2 का देखो, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 का, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 19-20 में डिस्कशन कर चुका हूं, जय श्री। 21 देखो, 21 में बोला है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, है ना, डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। और देखो x का ऑर्डर हमें दिया हुआ है, यहां पे साइड में आपके पास ऊपर में क्वेश्चन में n x का ऑर्डर दिया हुआ है 2 क्रॉस 1, y का हमें ऑर्डर दिया हुआ है 3 क्रॉस k, है ना, चेक करना ऊपर में, ठीक है। सारे मैट्रिक्स का इसने ऑर्डर वहां पे डिफाइन कर रखा है। z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p, ठीक है। और w का है n क्रॉस 3, w का है n क्रॉस 3, और p का है p क्रॉस k, p का है p क्रॉस k, ठीक है।
तो आपको ये पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है ना, मैट्रिक्स में बताया था। तो यहां पे देखो जो ये हमारे पास P मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं फिर से लिखता हूं, ये P Y प्लस W और Y, ठीक है। P का ऑर्डर कितना है, P का ऑर्डर हमें दिया हुआ है P क्रॉस K, चेक करके देखो, P का ऑर्डर हमें दिया हुआ है P क्रॉस K। Y का ऑर्डर हमें क्या दिया हुआ है, Y का ऑर्डर है 3 क्रॉस K, है ना, तो यहां पे मैं 3 क्रॉस K लिख रहा हूं, ठीक है। W का ऑर्डर हमें दिया हुआ है N क्रॉस 3, तो W के बाद में मैं N क्रॉस 3 लिख रहा हूं, और Y का ऑर्डर है हमारे पास 3 क्रॉस K, तो Y का 3 क्रॉस K। अब मुझे बताओ कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। देखो क्या हम इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं W और Y को, तो W और Y का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो सेम है ना। तो यहां से जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा, रिजल्टेंट को मैं R से डिनोट कर रहा हूं, है ना, तो ये रिजल्टेंट का ऑर्डर कितना होगा, N क्रॉस K का, क्लियर है। तो सेकेंड वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इस वाले में आओ, इस वाले में अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों चीजें फिर से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो हम ये लिख सकते हैं कि K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। वो बोल रहा है कि डिफाइन है, और इसका रिजल्टेंट मान लो मैं R डैश मान लेता हूं, तो इसका जब R डैश हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, P क्रॉस K बन जाएगा, है ना। और देखो K की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, K की वैल्यू कितनी है हमारे पास, K की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसको मैं P क्रॉस 3 लिख सकता हूं प्लस R N क्रॉस 3 लिख सकता हूं, क्लियर है ना। अब देखो क्योंकि मैंने K यहां पे निकाल लिया है, ठीक है, तो हमें इसी तरीके से P और K की वैल्यू बतानी है कि क्या क्या हो सकता है। अब बताओ अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो एडिशन कब पॉसिबल है, एडिशन तभी पॉसिबल है जब आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है ना, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। और मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम कब होगा, तो इसका जो रो और कॉलम है इसी के रो और कॉलम के इक्वल होना चाहिए। तो देखो इसका कॉलम 3 है, इसका भी कॉलम 3 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका रो P है, इसका रो N है, तो P और N को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, है ना। तो P और N इक्वल होना चाहिए और K इक्वल टू 3 होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये क्या होगा, डिफाइन होगा, क्लियर है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 22 में फिर से सेम है, बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z की वैल्यू कितनी होगी, है ना। और यहां पे इसने n इक्वल टू p ऑलरेडी बोल रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो इसने n इक्वल टू p बोल रखा है, तो x का ऑर्डर कितने का है वो देखो, x का ऑर्डर हमने ऊपर लिखा था 2 क्रॉस n का, है ना। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है x का ऑर्डर कितने का है, 2 क्रॉस n का, है ना, और z का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस p का, है ना। तो अगर आप इस दोनों को सबट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, यहां पे आप क्या कर रहे हो, इस दोनों को सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो सबट्रैक्ट करने पे क्या होगा, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो 2 के इक्वल है और n इक्वल टू p इसने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको याद होगा आपको कि सबट्रैक्शन में क्या होता है, ऑर्डर चेंज नहीं होता है ना। तो जितना ऑर्डर पहले था उतना ही ऑर्डर बाद में रहेगा। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस n का ही होगा, है ना। और n इक्वल टू p है तो फर्क नहीं पड़ता, 2 क्रॉस p भी लिख सकते हो, है ना। तो ऑप्शन देख लो कि कौन सा हमें दिया हो, उस हिसाब से आप आंसर कर सकते हो। तो या तो ऑर्डर 2 क्रॉस n होगा या 2 क्रॉस p होगा, क्योंकि n इक्वल टू p है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्लियर है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहे हैं सारे पार्ट में, है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, कब पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में 3.3 का, है ना, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, है ना। तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स अब लिख लो कौन सा दिया हुआ है, कॉस एल्फा साइन एल्फा, है ना, माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ठीक है। और हमें प्रूफ करने के लिए बोला है ए डैश क्या है, ट्रांसपोज, है ना। तो ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, हमें ये प्रूफ करना है,
ठीक है। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें पहले ए ट्रांसपोज पता होना चाहिए। तो ए ट्रांसपोज आपको निकालना आता है। ए ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे जो पहला रो है इसके कॉलम में आ जाएगा, तो कॉस एल्फा साइन एल्फा मैं लिख दूंगा, ठीक है। दूसरा रो ये है तो इसको मैं कॉलम में फिर से लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ठीक है। अब देखो ए डैश इंटू ए है, तो ए डैश इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन करो, ए डैश इंटू ए, दोनों मैट्रिक्स को आसपास लिखो, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, ठीक है। और इसको आप ए से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ए से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ए मैट्रिक्स क्या हमारा, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, ठीक है। इन दोनों को बस आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन आपका पॉसिबल है, ठीक है। और इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1001 चेक करना, और यही किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। तो सिंपली आपको इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि ये इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन यूज करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट भी सेम टाइप का है, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस उसके ट्रांसपोज से हमें मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। तो ये आपका प्रीवियस चैप्टर का डाउट था, और भी क्वेश्चंस करते रहो, जो भी डाउट्स आपका आता है वो सब डाउट हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। आपको आज एक शीट मिल जाएगा मैट्रिक्स का, तो उसके भी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने डिटर्मिनेंट वाले पार्ट पे, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट में हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को कैसे आप क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में डिटेल में देखा था। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने, अगर हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का होता है ना, तो 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट निकालना आता है, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट निकालना आता है, 3 क्रॉस 3 का निकालना आता है ना। तो लास्ट क्लास में हमने ये चीज डिस्कशन किया था कि सिर्फ हम किसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं और किसी का नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो जब भी आपके पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला जाएगा तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। तो ये तीन हम लोग सीख चुके हैं, 4 क्रॉस 4 का भी हो सकता है, 5 क्रॉस 5 का भी हो सकता है, 6 क्रॉस 6 का भी हो सकता है, और इस टाइप से कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका ऑर्डर बढ़ता जाएगा आपका कैलकुलेशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैं बस एक 4 क्रॉस 4 का आपको निकाल के दिखा देता हूं, जस्ट बस सोचने के लिए, और ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में आपके पास 4 क्रॉस 4 का बहुत कम चांस है कि 4 क्रॉस 4 का अगर वो देता है, ठीक है। तो मान लो कि मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं ए, ठीक है, और देखो 1 2 3 0 1 2, है ना। देखो 4 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, 1 1 1 1 0 1, इस टाइप का मैंने देखो 4 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है। और मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दो वर्टिकल लाइन लेंगे, सॉरी एक और यहाँ पे होगा, यहाँ पे मान लो 1 1 1 1 पुट कर दिया मैंने, ठीक है। देखो 2 3 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है। देखो 4 क्रॉस 4 का मैंने एक मैट्रिक्स लिया और उसका मैंने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया। अब अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, है ना। जैसे आप याद करो कि मैंने 3 क्रॉस 3 का कैसे निकाला था, है ना। हमें 1 क्रॉस 1 का पता था, 2 क्रॉस 2 को कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं वो भी हमें पता है। जब हम 3 क्रॉस 3 का निकाल रहे थे तो 3 क्रॉस 3 को हमने 2 क्रॉस 2 में ब्रेक किया था, याद होगा। एक रो या कॉलम के अबाउट आप ओपन कर सकते हो, किसी के भी अबाउट कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उसको लोअर वाले मैट्रिक्स में ब्रेक करते हैं। वैसे ही जब आप 4 क्रॉस 4 का करोगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 3 क्रॉस 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 3 क्रॉस 3 से 2 क्रॉस 2 में, है ना। यहाँ पे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं रो 1 के अबाउट ओपन कर रहा हूं, है ना। तो रो 1 के अबाउट ओपन कर रहा हूं तो पहला रो तो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। और एक एक कॉलम वाइज आप मूव करते जाओ, है ना। तो फर्स्ट कॉलम मैंने ये लिया, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है, 1, है ना। और साइन कैसे मूव करेगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो पहला साइन प्लस का है,
तो मैंने 1 लिखा, और इसके बाद जो आपके पास बच गया उस मैट्रिक्स का आप यहाँ पे लिख दो। तो बच क्या गया हमारे पास 1, देखो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हमारे पास बच गया। ठीक है, सेकेंड वाले का साइन क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -2, है ना। साइन कैसे आता है आपको याद है, -1 टू द पावर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। सेकेंड वाले को जब हम ब्रेक करेंगे, सॉरी ठीक है। तो अगर आप सेकेंड वाले को ब्रेक करोगे, है ना, सेकेंड वाले को अगर आप ब्रेक करके देखते हो तो कैसे होगा, तो देखो सेकेंड वाले में जब इसका इस वाले एलिमेंट को लेंगे, है ना, और इस वाले एलिमेंट में इस कॉलम को हम रिमूव कर देंगे, तो देखो क्या बच गया मैट्रिक्स फिर से, पहला हमारे पास 0 है, 2 है, 1 है ना। तो इसको आप फिर से उसी तरीके से लिख दो। देखो जो जो बच रहा है मैं बस वो उसको यहाँ पे लिख रहा हूं। क्लियर है, तो ये मेरा सेकेंड वाला हो गया। फिर हम जाएंगे थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में एलिमेंट क्या है 3, और उसका साइन क्या है प्लस का, तो मैं यहाँ +3 लिख रहा हूँ। और थर्ड वाले को रिमूव कर दोगे तो क्या क्या बच गया, इस टाइप से हमारे पास देखो 1 1 1 1 0 1 एलिमेंट बच गया। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है -1, है ना, 1 का साइन माइनस में है, तो इसको मैं यहाँ पे ब्रेक करूंगा इस टाइप से, तो क्या बचेगा 0 1 2 1 1 1 1 0 1, है ना, ये हमारे पास मैट्रिक्स बचा। क्लियर है, तो देखो मैंने उसको ब्रेक करके 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स को ब्रेक करके मैंने 3 क्रॉस 3 में किया, है ना, और 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना अब आता है। ठीक है, तो देखो आपका कैलकुलेशन कितना ज्यादा लेंदी हो रहा है ना, तो इसलिए 4 क्रॉस 4 में आपके पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बस एक सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। अब देखो ये 1 हमारे पास पहले से बाहर में था, तो एक बड़ी ब्रैकेट लगाओगे और उसके बाद फिर से इसमें वही मेथड यूज करोगे, है ना। तो मान लो मैं पहले रो के बाद फिर से इसको ओपन कर रहा हूं, ठीक है, तो पहला मैं ये कॉलम लूंगा, तो पहला देखो फिर से इसका साइन कैसे मूव करेगा प्लस माइनस प्लस का, है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 इंटू, अब इसके में मैट्रिक्स क्या बच गया 1 1 1 1 दिख रहा है, फिर -2, है ना, सेकेंड वाला जब रो कॉलम लोगे तो क्या बचेगा ये वाला, और क्या बच गया 1 1 0 1, ठीक है, और थर्ड वाला ये करेंगे तो +1 और इसका क्या बच जाएगा 1 1 0 1, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ इस मैट्रिक्स को ब्रेक करके लिखा है ना, तो ये वाला पार्ट मेरा इतना हो गया। और इसके बाद फिर मैं -2 वाले पे जाऊंगा, है ना, फिर से बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा और यहां पे मैं फिर से रो 1 के अबाउट ओपन कर रहा हूं, तो पहला कॉमन लिया 0 इंटू 1 1 1 1, आपको समझ में आ रहा है, -2, है ना, -2 लोगे तो ये वाला बचेगा, और देखो यहाँ पे 1 1 1 1 सारा बच गया, +1, है ना, और यहां से भी आपके पास 1 1 बच गया, है ना। इसके आगे मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको अब समझ में आ रहा है कि फिर 3 वाले का इसी टाइप से 3 बनेगा और -1 वाले का फिर से 3 बनेगा, है ना, ये समझ में आ रहा है। तो देखो मैं पहले 4 क्रॉस 4 से 3 क्रॉस 3 में ब्रेक किया, 3 क्रॉस 3 से 2 क्रॉस 2 में ब्रेक किया, और अब आपको 2 क्रॉस 2 सॉल्व करना आता है ना, तो 2 क्रॉस 2 सॉल्व करोगे तो कितना होगा 1 इंटू, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, है ना, इसको कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 -1, ये -2 हो जाएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 -0, फिर +1 हो जाएगा 1 -0, है ना, तो ये मेरा पहला वाला सॉल्व हुआ। और इसी तरीके से आपको -2 के साथ वाला सॉल्व करना है, +3 के साथ वाला सॉल्व करना है, और -1 के साथ वाला सॉल्व करना है ना, और फाइनली इसको सॉल्व करके आप यहाँ पे एक आंसर लिखोगे, है ना। तो 4 क्रॉस 4 का भी कैसे सॉल्व होता है वो मैंने बस आपको आइडिया दे दिया है, बाकी आपको समझ में आ रहा है कि जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर बढ़ता जाएगा, है ना, और डिटरमिनेंट का ऑर्डर बढ़ता जाएगा, आपका क्या होगा क्वेश्चन लेंदी होता जाएगा। ठीक है, तो इतना लेंदी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, उसके लिए सोचना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर कभी आता है तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। ऐसे ही आप 5 क्रॉस 5 का भी सॉल्व कर सकते हो, 5 क्रॉस 5 से हम 4 क्रॉस 4 में आएंगे, फिर 3 क्रॉस 3 में, फिर 2 क्रॉस 2 में, बस कैलकुलेशन बढ़ेगा, लेकिन एटलीस्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कहीं भी आपका ऐसा नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहे हैं, क्लियर है ना।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ऐसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज अब ये समझ में आनी चाहिए कि इतना कुछ हम लोग कर चुके हैं, तो आपको ये चीज अब क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप क्वेश्चन करोगे डिटर्मिनेंट का, तो आपके पास कैलकुलेशन ज्यादा होगा, है ना। तो उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए लास्ट क्लास में मैंने एक पॉइंट बताया था, है ना। उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमारे पास जो थंब ऑफ रूल है ना, जो हमें फॉलो करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप किसी के अबाउट भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन को कम करने के लिए, है ना, टू रिड्यूस द कैलकुलेशन, है ना, हमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को किसके अबाउट ओपन करना होता है ना। टू रिड्यूस द कैलकुलेशन ऑलवेज ओपन द डिटर्मिनेंट अबाउट दैट रो और कॉलम, है ना, उस रो या कॉलम के अबाउट ओपन करना है, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, है ना। जिस रो या कॉलम में आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज दिखाई पड़े, हमें उसी के अबाउट ओपन करने का ट्राई करना है। ऐसा क्यों करना होगा? ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि ऐसा करोगे आपके पास तो आपका कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा बहुत कम, है ना, आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। क्या हम उसके अबाउट ओपन नहीं करेंगे तो क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? क्वेश्चन सॉल्व होगा तब भी, ठीक है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये हो कि अगर आप किसी दूसरे के अबाउट करते हो तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाता है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। बस उस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान में रख के क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो ट्राई करना कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दे तो हमेशा एक ऐसा रो या कॉलम खोजो जिसमें जीरोज हो, है ना, तो उसी के अबाउट ओपन करने का ट्राई करो। अगर किसी में जीरोज नहीं होगा, है ना, तो आपको क्या करना है, तब कुछ नहीं कर सकते, तब आप किसी के भी अबाउट ओपन करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट में आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसका हमें फायदा मिलता है, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट में हमें बेसिकली जो हमें काम करना होता है उस प्रॉपर्टीज पे काम करना होता है। उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। तो डिटर्मिनेंट में आप याद रखना कि अभी जो आपको पहला एक्सरसाइज मिला उसमें तो सिंपली बस आपको ओपन करके सीखना है, तो वो पार्ट तो हमें सीखना ही है कि कैसे ओपन करते हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज सीखने के बाद हमें हमेशा ये ट्राई करना है कि क्या हम कोई प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन बहुत कम हो जाता है, आप किसी क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी ध्यान है और प्रॉपर्टी को आपने अच्छे से यूज करना सीखा है तो, ठीक है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को देखते हैं। 4-5 प्रॉपर्टी है इसमें, उस प्रॉपर्टी को हमें ध्यान रखना है। लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी हमारे पास यही है कि जब भी आपको ओपन करना पड़े तो वही रो या कॉलम चूज करो जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी है कि इसमें बोल रहा है कि अगर आप, है ना, अगर आप किसी डिटर्मिनेंट में, है ना, लिख लो सेकंड फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। आपको याद होगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है, ठीक है। तो इस चीज को करने से पहले आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये भी लिख लो कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट इज अ, है ना, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, है ना। डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, एक नंबर होता है। आपको वो दिखाई पड़ता है मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होता है, एक नंबर होता है, और कैसे हम उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं वो हमें पता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो डिटर्मिनेंट का बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ, है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना, रिमेन्स अनचेंज्ड if its row or columns are, है ना, रो एंड कर लो, रो एंड कॉलम्स आर
इंटरचेंज, ठीक है। अगर आप, है ना, और रोज और कॉलम मतलब सारे रोज या सारे कॉलम को, है ना। तो अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स, कोई एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, मान लो हमें एक डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ है इस टाइप का, मान लो इसमें A1 A2 A3, है ना, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। मान लो मैं 3x3 के डिटर्मिनेंट से आपको शो कर रहा हूँ। अब देखो मैं एक दूसरा डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ, है ना। आपको याद होगा कि मैट्रिक्स में, है ना, मैट्रिक्स में अगर आप रोज या कॉलम को चेंज करते हो तो आपका क्या होता है ना, वैल्यूज डिटर्मिनेंट चेंज होता है। तो अगर मैं देखो A1 A2 A3, है ना, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको अभी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि हमें एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ था, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास ये है ना। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? बी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स एक्चुअली में इसी का क्या है? ट्रांसपोज है ना। और ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। जब भी आप कोई भी एलिमेंट या रोज या कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो हमेशा आपका क्या होगा? मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। तो ये ए और बी क्या है? हमारा मैट्रिक्स है। अभी मैं मैट्रिक्स लेके चल रहा हूं और अब मैं इसका डिटर्मिनेंट बनाता हूं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट बनाऊंगा तो ये बनेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, है ना। और ये बी मैट्रिक्स को भी मैं डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ये बोलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा। लेकिन यहां पे ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन बोलता है कि इस दोनों का अगर आप डिटर्मिनेंट फॉर्म करोगे तो दोनों डिटर्मिनेंट क्या होगा? सेम होगा। और यहां पे आपको पता है कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है और इसका आप ट्रांसपोज लेते हो तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होता है। लेकिन मैट्रिक्स में अगर आप इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लोगे तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप कैलकुलेट करते हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होती है। कैसे सेम होगी? कैसे हम इसको चेक करेंगे? ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो मैं यहां पे इस रो के अबाउट ओपन करता हूं, ठीक है। हमें पता है मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट में, कि आप किसी भी रो या कॉलम के अबाउट ओपन कर सकते हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इस वाले में मैं इस रो के अबाउट ओपन करूंगा, है ना, और आप इसका डिटर्मिनेंट बना के निकाल के देखना, ठीक है। इस वाले में मैं क्या करूंगा? इस कॉलम के अबाउट ओपन कर दूंगा, है ना। तो भी देखो आपको सेम टाइप का डिटर्मिनेंट ही मिलेगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि रो और कॉलम में किसी भी के अबाउट ओपन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कॉलम के अबाउट नहीं करते हो, इसके अबाउट भी करते हो, तो फाइनल आंसर आपका दोनों का सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इक्वल देखना है तो इक्वल देखने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप इसमें रो के अबाउट ओपन कर रहे हो तो मैं इसके कॉलम के अबाउट ओपन कर दूंगा तो आपको सेम टाइप का वैल्यू मिलेगा, है ना। तो ये चीज आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जो आपका, है ना, आप ये चीज ट्राई करके देखना, है ना, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको लिख देता हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स में एक डिटर्मिनेंट में आपको लिख देता हूँ। एक डिटर्मिनेंट हमारे पास ये है, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इजी लिया ताकि आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो देखो इसका जो रोज है, मैं रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं, देखो 1 0 1, है ना। और इसका एक डिटर्मिनेंट बनाऊंगा। दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है 3x3 का। आप इस दोनों को सॉल्व करके देखना कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू दोनों की इक्वल आ रही है या नहीं, ठीक है। ये आपको खुद से सॉल्व करके देखना है और यहां से आपको इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या बोलता है कि अगर आप रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
आप इसको ध्यान रखना कि कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखे कि किसी रो या कॉलम में उसने इंटरचेंज कर दिया है, तो उससे हमें डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैट्रिक्स भले ही चेंज हो जाएगा लेकिन डिटर्मिनेंट यहां पे क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिंबल के फॉर्म में आप देखोगे यहां पे बुक्स वगैरह में, है ना, तो डिटर्मिनेंट को वो जनरली किससे डिनोट करता है, इस टाइप से डेल्टा का सिंबल यूज करता है, ठीक है। तो बार बार हम इस टाइप से ये सिंबल नहीं लिखेंगे, अब से आपको इस टाइप का डेल्टा का सिंबल दिखाई पड़ेगा। इसको मैं डेल्टा 1 मान लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं डेल्टा 2 मान लेता हूं, ठीक है। तो बुक्स में देखना बहुत जगह पे आपको ऐसा सिंबल मिलेगा, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब वही है कि ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो जनरली डिटर्मिनेंट को यहां पे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, क्लियर है। तो पहला प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कभी भी रोज या कॉलम को आप क्या कर देते हो, इंटरचेंज कर देते हो, तो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम रहता है, ठीक है, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी मैं, सेकेंड प्रॉपर्टी मैं इसका लिख रहा हूं, देखो सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है, देख लो, इफ in a determinant or in a determinant directly in a determinant if every element of any rows, है ना, any rows or columns and any rows or column are zeros, है ना, then the value of determinant will be 0, क्लियर है ना। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, समझ में आया आपको। सेकेंड प्रॉपर्टी ये बोल रहा है आपको कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में, ठीक है, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, किसी डिटर्मिनेंट में अगर आपका कोई रोज या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो, ठीक है, मान लो इस वाले मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका देखो फर्स्ट रो यहां पे क्या है ना, फर्स्ट रो यहां पे 0 है, ठीक है। दूसरा मैं ऐसा एलिमेंट ले रहा हूं 2 5 7, ठीक है, देखो मैं ऐसा एलिमेंट ले रहा हूं, तो इस वाले में देखो पहला रो का हर एक एलिमेंट क्या है, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, और यहां पे फर्स्ट पहला रो का हर एक एलिमेंट देखो 0 है, ठीक है। इस वाले में देखो सेकेंड कॉलम का सारा एलिमेंट 0 है ना। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, बाय डिफॉल्ट 0 होगी। ये चीज आप डायरेक्टली लिख सकते हो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ठीक है, इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी रोज या किसी कॉलम के अबाउट ओपन भी करते हो तो भी आप देखोगे कि इसका आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक है। आप इसको ट्राई करना, मान लो आप इसको रो 3 के अबाउट ओपन करके देखना इसका वैल्यू फिर से 0 आएगा। इसको आप किसी भी दूसरे कॉलम के अबाउट भी कर सकते हो या किसी रो के अबाउट भी ओपन कर सकते हो, आप देखोगे कि इसका आंसर भी 0 हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पता है कि मैं किसी भी रो या कॉलम के अबाउट ओपन कर सकता हूं। तो आप यहां पे R1 के अबाउट करोगे, R1 में क्या होगा, पहला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, याद है ना, पहला एलिमेंट 2 क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई होगा, पहला एलिमेंट ही 0 है तो बाकी कुछ भी हो क्या कोई फर्क पड़ता है, 0 ही आएगा। सेकंड भी 0 है, थर्ड भी 0 है ना। वैसे ही अगर मुझे ये सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो मैं इसके अबाउट ओपन नहीं करके, है ना, मैं कॉलम के अबाउट ओपन करूंगा, और कॉलम में भी कौन सा, ये और ये नहीं लेके मैं ये वाला चूज करूंगा। क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है ना। याद होगा आपको कि मैंने रूल एक बताया था, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज खोजना है। तो यहां पे देखो सारे एलिमेंट 0, तो मैं इसी के अबाउट ओपन करूंगा, और इसके अबाउट ओपन करोगे तो आपको ऑब्वियसली 0 मिलेगा क्योंकि सारा एलिमेंट इसी 0 से मल्टीप्लाई होने वाला है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आज बताई आपको, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभी सीखेंगे, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। इसमें हम मैक्सिमम काम, डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम काम हमारा प्रॉपर्टी बेसिस पे ही होता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, उसमें हम मैक्सिमम टाइम पे
प्रॉपर्टी यूज करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत कम होगा जहां पे डायरेक्टली आपको ओपन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए आपके पास कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। मैं इसके लिए आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं आज, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में जब हम और प्रॉपर्टी करेंगे तब आप एक्सरसाइज 4.2 कर पाओगे। अभी के लिए आप एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करना है, जिसका नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप लोग कंप्लीट करना। और आज एक मैट्रिक्स का शीट मिलेगा, ठीक है। मैट्रिक्स का एक शीट मिलेगा, तो उस शीट के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक, ठीक है, 10 क्वेश्चन उसके ट्राई करना, और फिर हम इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो, फिर हम लोग इसी को नेक्स्ट आगे क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टी का ही सेकंड पार्ट, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टी ध्यान रखना, और भी प्रॉपर्टी आ रही है तो उसको भी हम अच्छे से समझ के फिर उसको ध्यान रख के उसको हम यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।